हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है श्री जग्गी वासुदेव जी की, जो प्यार से सदगुरु भी बोलते हैं। तो उनका जन्म 3 सितंबर 1957 मैसूर में हुआ था। और उनके बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर है दुनिया भर में आध्यात्मिक लीडर के तौर पे। और उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत और जाने। उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से अपना बीए किया था, और वो इंग्लिश में शायद उन्होंने उनकी एजुकेशन है। और 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की। और उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं, अगर सब जानते हैं, उन्होंने इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की फॉर वेल बीइंग। और उन्होंने ध्यान लिंग का भी कंस्ट्रक्शन किया है। और उनकी ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में स्थापित है। उनके बाकी जो नोन इनिशिएटिव्स है, रैली फॉर रिवर्स फॉर सॉइल के जो वो कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली भी की थी, ट्रैवलिंग कॉन्टिनेंट्स फॉर सॉइल कॉज। और लिंग भैरवी का भी इस्टेब्लिशमेंट, आदि योगी की बहुत बड़ी स्टैचू का अनावरण किया, जो अब बेंगलोर में भी शायद बनी है और एक और जगह बन रही है। उनकी बहुत सारी किताबें लॉन्च हुई हैं। रिवर रिजुवनेशन, कावेरी कॉलिंग, उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सोशल कॉजेस पे भी काम किया है। तो ये तो उनके काम के बारे में चर्चा है। और उनका विवाह हुआ था 1984 में, और उनकी पत्नी का देहांत 1997 में हुआ था, जल्दी हो गया। उनकी एक पुत्री है, और उनको जो सम्मान मिले हैं उनमें से पद्म भूषण, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो ये हमने उनका बारे में बताने की कोशिश की है कि क्या क्या उन्होंने आज तक अचीव किया है, क्या क्या कार्य किए हैं उन्होंने, सामाजिक कार्य। बस उनकी कुंडली पे आते हैं। तो ऐसे क्या ग्रह रहे और क्या कॉम्बिनेशन रहे कि उन्होंने उनको इतनी महान हस्ती बनाया, दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है। तो अगर हम देखें, उनका उनका जो लग्न है वो वृषभ लग्न के, टॉरस लग्न के जातक है। और धनु राशि है उनकी, चंद्र जो उनके 8वें भाव में धनु राशि में विराजमान है। तो ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ही लॉयल होते हैं, थोड़े स्टबन किस्म, हठी किस्म के भी होते हैं। और क्योंकि लग्न अगर आप देखिए तो शुक्र राशि का है, तो थोड़ा उनका टेस्ट जो होंगे काफ़ी फाइन टेस्ट के होंगे। और थोड़ी थोड़ी सुविधा, लग्जरी, और जैसे उनकी पोशाकें भी देखते हैं काफ़ी कलरफुल रहती हैं। ट्रेडिशनल वीव को प्रमोट करते हैं, लेकिन काफ़ी कलरफुली वेल ड्रेस्ड रहते हैं। ये शुक्र का प्रभाव है। और उनको बाइक चलाने का शौक है, उनको कार चलाने का शौक है, उनको हेलीकॉप्टर भी शायद चलाते हैं, गोल्फ खेलने का शौक है। तो ये सब शुक्र की कारण भी होता है, क्योंकि शुक्र जो उनकी लग्न में विराज, जो लग्न की राशि का स्वामी है, वो उनके पंचम भाव में विराजमान है। तो एक राजयोग का निर्माण तो कर ही रहा है। तो ये उनको शुक्र के कारण हासिल हुआ है। और धनु राशि के हैं, तो उनको गुरु के भी जो तत्व मिलते हैं, तो विजडम उनको है, वो कंपैशनेट है। तो ये सब उनके लग्न और राशि से दर्शाता है। अगर बाकी भाव में दृष्टि डालें तो धन भाव के स्वामी जो बुध हैं, वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, चतुर्थ स्थान में विराजमान है। और क्योंकि ये वाणी का भी भाव है, सदगुरु जी वाणी के धनी हैं और बहुत बड़े ओरेटर माने जाते हैं। और ये इस कारण से कि उनकी जो सेकंड हाउस वाणी का होता है, ये बुध की राशि है। और बुध सूर्य के साथ अच्छा योग बना रहे हैं, चंद्र की भी दृष्टि है। तो ये सब उनको वाणी का धनी बनाते हैं। तीसरा भाव जो पराक्रम का होता है और वाणी कम्युनिकेशन का भी माना जाता है, तो उसके स्वामी चंद्र अष्टम में विराजमान है। तो अष्टम भाव आपके हिडन चीज़ों का, ऑकल्ट का और अध्यात्म का भी माना जाता है। तो उनका कम्युनिकेशन भी अध्यात्म से रिलेटेड कह सकते हैं। अगर उनके फोर्थ हाउस में आते हैं, यहाँ पे सूर्य बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, मंगल भी विराजमान है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो सुख सुविधा का भाव अच्छा है उनका। लेकिन केतु की पंचम दृष्टि के कारण ये उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहेंगे। तो उनको सब सुख सुविधा मिलेंगी, लेकिन वो उससे बहुत अटैच नहीं रहेंगे। शनि और मंगल के कारण, मंगल भूमि का भी कारक माना जाता है और शनि कंस्ट्रक्शन का। तो ये काफ़ी टाइम कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी थे। और ईशा फाउंडेशन भी उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया, खुद ही डिज़ाइन, आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक उन्होंने किया है। आदि योगी की भी जो कंस्ट्रक्शन, उसमें काफ़ी योगदान उनका रहा है डिज़ाइन आर्किटेक्चर में। तो शनि मंगल के कारण ये प्रभाव देखने को दिखता है। और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में तो हमने बोल ही दिया, तो शनि का भी इसमें 10वीं दृष्टि है चतुर्थ स्थान में, तो ये उसके कारण हुआ है। अगर हम फिफ्थ हाउस में आते हैं, यहाँ पे गुरु, देवगुरु बृहस्पति और
दैत्य गुरु शुक्र दोनों ही विराजमान है, तो थोड़े आपस में विरोधाभास रहता है। शुक्र भी थोड़े नीच के हैं, लेकिन फिफ्थ हाउस आपके जो पिछले जीवन का भी कह सकते हैं उसको दर्शाता है। तो जो विजडम है उनके पिछले जन्मों से भी आई है। गुरु विजडम के कारक हैं, तो उन्होंने कई बारी अपने बायोग्राफी में ये बताया है कि वो पिछले 2-3 जो जन्म उनके हुए थे उसमें भी वो संत और एक साधक, बड़े उच्च लेवल के साधक और संत रहे हैं, सन्यासी रहे हैं। तो ये विजडम वहीं से आ रही है। शुक्र थोड़े नीचे हैं, तो उससे एक चीज़ अच्छा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा शुक्र के इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, तो आदमी अपनी विजडम में ज़्यादा इस्टेब्लिश रहेगा। और उनका बोला गया कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहे थे, तो ये गुरु और शुक्र भी कई बार आपस में वो विरोधाभास कर देते हैं कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फोर्थ हाउस भी एजुकेशन का माना जाता है, प्राइमरी एजुकेशन का, तो यहाँ भी केतु की वजह से बहुत ज़्यादा वो एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहे। अगर हम उनके सिक्स्थ हाउस में आते हैं तो यहाँ पे राहु विराजमान है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहु सिक्स्थ हाउस में अच्छे माने जाते हैं, तो ये अपने शत्रुओं पे जो भी कंट्रोवर्सीज होती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु का होता है, तो शत्रु उनके कम नहीं है, काफ़ी लोग कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, तो वो उस पर आखिरकार विजय प्राप्त करेंगे। सेवन्थ हाउस में आते हैं जो विवाह का, पार्टनरशिप का भी होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें शनि विराजमान है, मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल शनि बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो शुक्र भी इनके डेबिलिटेटेड हैं, तो कह सकते हैं विवाह में इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स, या बोले कि उनकी जो वाइफ की अर्ली डेथ भी हुई थी, तो विवाह उनका मतलब बहुत ज़्यादा उनका वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चला। अगर हम उनके एट्थ हाउस में आते हैं, यहाँ पे चंद्र विराजमान है और केतु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा मानसिक कष्ट हो सकता है। चंद्र की महादशा के टाइम में इनको रहा हो, लेकिन चंद्र और केतु आध्यात्म के लिए अच्छे माने जाएंगे। चंद्र मन का कारक है और केतु आपकी इंट्यूशन और आपके रिसर्च एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, तो ये इसने इनको आध्यात्म में सपोर्ट किया। हो सकता है उनको कुछ मानसिक कष्ट रहे हो बचपन में, हम कह नहीं सकते। वो भी इससे एट्थ हाउस से दर्शाया जाता है। नाइन्थ हाउस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि शनि की दृष्टि नाइन्थ हाउस में, जो धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, और गुरु की भी अपने भाव में दृष्टि बहुत अच्छा कर रही है। तो उनका जो आध्यात्म और धर्म से रिलेटेड जो पूरा जीवन रहा है, उसमें गुरु ने भी हेल्प किया और शनि ने भी हेल्प किया है। और गुरु शनि प्रवज्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। और एक और चीज़ देखें, जो नाइन्थ हाउस के स्वामी शनि है, टेंथ हाउस के स्वामी भी शनि है, तो कई बार ये धर्म कर्म अधिपति योग का भी निर्माण करते हैं, जो अच्छा माना जाता है। और ऐसे कई जातकों में देखा जाता है कि ऐसे लोग जिसमें ये योग है, वो अपना ही कोई फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। तो ये इससे हमें देखा जा सकता है। टेंथ हाउस जो कर्म का है, वहाँ के स्वामी शनि सेवन्थ हाउस में विराजमान है, तो उनका जो कार्य है वो लोगों को जोड़ना, रिलेशनशिप्स को जोड़ने के लिए लोगों के साथ उन्होंने अपना रिलेशनशिप बनाया है। उनका वैवाहिक जीवन तो नहीं ज़्यादा चला, लेकिन उनका जो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी इससे अच्छा देखा जा सकता है। और जैसे हमने कहा धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है, तो ये उन्होंने अपने कार्य भी जो फाउंडेशन से रिलेटेड, ईशा फाउंडेशन से रिलेटेड किया, वो भी इससे देखा जा सकता है। अगर उनके 11th हाउस जो गेन्स का भी हाउस माना जा सकता है, रिकग्निशंस का, यहाँ पे गुरु की अपने ही भाव में दृष्टि है और ये इनकम का भी भाव है, तो ये भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो गुरु का अपने ही भाव में दृष्टि इनकी इनकम को काफ़ी अच्छा कर रही है और इनका नेम रिकग्निशन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। 12th हाउस पे आते हैं तो ये मोक्ष का भी घर माना जाता है, तो यहाँ पे केतु का विराजमान होना सबसे बेस्ट माना जाता है। ये मोक्ष दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष, एनलाइटमेंट मिलेगा। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि उनको 25 या 23 सितंबर 1982 में उनको एनलाइटमेंट हुई चामुंडी हिल्स में, जब वो एक रॉक पे बैठे थे। तो केतु के 12th हाउस में होना ये इनके लिए बहुत फेवरेबल है और ये दिखाता है कि ये इतने बड़े आध्यात्मिक लीडर कैसे बने। तो फ्रेंड्स, ये तो था उनकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण। अगर उनकी विंशोत्तरी दशाओं पर दृष्टि डालें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी जो मेन दशाएं रही वो राहु की और गुरु की रही। राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जा लेता है। राहु की महादशा चली 94 से 2012 तक, और इस टाइम पीरियड में इन्होंने, मतलब राहु की अगर देखें तो राहु के टाइम पीरियड में 5th हाउस भी 10th हाउस भी एक्टिवेट हो गया, जो उनके कार्य का क्षेत्र है, कार्य का स्वभाव है। तो राहु ने उनको ऊंचाइयां प्रदान की। राहु उनके 6th हाउस में जो रोग का भाव कह सकते हैं, तो उन्होंने
योग या इनर इंजीनियरिंग का इजाद किया, जो इनको बेसिकली हम कह सकें कि रोगों से फाइट करने के लिए लोगों को उन्होंने एक विधि दी। तो ये उनके राहु की महादशा में दिखाई दिया, और उनकी गुरु की महादशा देखें तो वो 2012 से 2028 तक चलेगी। और गुरु उनका गोल्डन पीरियड कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड उनका नेम फेम ज़बरदस्त हुआ दुनिया में, क्योंकि गुरु उनके 5th हाउस में विराजमान है, गुरु की दृष्टि भाव 9th हाउस में भी है, और गुरु की दृष्टि इनके इनकम भाव या गेन्स रिकग्निशन के भाव पे भी है, और गुरु की दृष्टि इनके व्यक्तित्व के भाव पे भी। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें गुरु का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हो, उसका कौन क्या कर सकता है, वो अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है। तो कि गुरु के 1st हाउस में भी दृष्टि बहुत अच्छा मानी जाती है व्यक्तित्व का। किसी भी जातक के अगर गुरु की दृष्टि 1st हाउस में हो तो उनका लग्न पे हो, तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व बहुत ही सुनहरा होता है, उसको ख्याति मिलती है, बहुत ही नेम फेम होता है उसका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत प्रबल होता है। तो ये तो था गुरु का कमाल। तो गुरु और शनि और मंगल ने इनको बहुत सपोर्ट किया। मंगल की महादशा के टाइम पे इन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की 1902 में। तो मंगल इनके 4th हाउस में जो कंस्ट्रक्शन का भी हाउस है, तो उस टाइम पे जो भूमि और मकान और इंस्टीट्यूशंस का भी हाउस है, तो यहाँ पे मंगल की महादशा में इन्होंने वो कार्य शुरू किया। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये तो थी सदगुरु जी की कुंडली का डीप डाइव एनालिसिस। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आप कितना एग्री करते हैं ये भी अपने कमेंट्स में लिखिए। और ये हमने कोशिश की कि सदगुरु जी के जीवन पे हम अपनी दृष्टि डालें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। सो फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।